नमस्ते। उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्ष से लगातार करंट अफेयर्स में बना रहा है और आपकी भी ये जिज्ञासा होगी कि रशिया यूक्रेन वार आखिर है क्या, किन किन परपेक्सों, किन किन कंसेक्वेंसेस के कारण ये वार हुए, क्या इसके इंपैक्ट है, क्यों वार हुए, और हम आज पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच जानेंगे कि कैसे रशिया यूक्रेन वार उठता है, साथ ही साथ इसके इंपैक्ट क्या है, क्यों रशिया यूक्रेन पर धावा बोलना चाहता है, क्यों जीतना चाहता है, क्या ऐसे फायदे हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि आपकी समझ या हमारी समझ एक रशिया यूक्रेन वार में अच्छी बन सके। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे आप यूट्यूब पे हैं या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपकी समझ कट कट के कहीं एक परपेक्स में जाना, किसी दूसरे परपेक्स में जाना, तो कभी आपको लगता है रशिया सही है, कभी लगता है यूक्रेन सही है। लेकिन आज हम अपने से इस बात को सोचेंगे कि इस पूरे वार का कंसेक्वेंस क्या है, पूरे एक साइकिल को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे वो है हर्टलैंड थ्योरी। तो यहां आप देख सकते हैं हल्फोर्ड मैकिंडर को, हल्फोर्ड मैकिंडर की एक बुक आई थी, द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। तो ये बुक 1904 में आई। इस बुक में इन्होंने हर्टलैंड का जिक्र किया कि एक ऐसा हर्टलैंड है पूरे वर्ल्ड में जो हर्टलैंड पूरे विश्व पर राज करेगा। तो कौन सा हर्टलैंड है, इसको हम मैप के तरीका से जानते हैं। तो मैकिंडर की हर्टलैंड थ्योरी ये बताती है कि जो यूरोप का पार्ट है वो यूरोप का पार्ट पूरे विश्व में राज करेगा। कैसे राज करेगा? तो इसके 2 पार्ट्स इन्होंने बनाए कि अगर कोई आदमी या कोई डेमोक्रेसी या कोई भी मोनार्क इस पूरे लैंड में अपना आधिपत्य जमा देता है तो वो पूरे विश्व में राज करेगा। और इसको भी उन्होंने फर्दर 2 पार्ट में ये तोड़ा। पहले पार्ट को उसने कहा हर्टलैंड जो लैंड पावर है, और दूसरे पार्ट को उन्होंने कहा रिमलैंड। इस पार्ट को इन्होंने हर्टलैंड कहा और इस पार्ट को रिमलैंड। आपका भारत, हमारा भारत रिमलैंड में ही आता है। अब अगर कोई अथॉरिटी हो, कोई भी मोनार्क हो, कोई भी व्यक्ति हो जो पूरे हर्टलैंड पे अपना कब्जा जमाता है, तो हर्टलैंड में कब्जा जमाने से यह होगा कि उसके पास ज्यादातर मिनरल रिसोर्सेज वगैरह रहेंगे। और साथ ही साथ अगर रिमलैंड में पावर जमाता है तो पूरा समुद्र उसका, क्योंकि मेजर सी पावर्स आप देख सकते हैं, मेजर सी जो ट्रेडिंग होती है वो कहीं ना कहीं ये रिमलैंड के अराउंड ही होती है। तो लैंड पावर फॉर मिनरल्स, फॉर ज्योग्राफिकल इसके एडवांटेजेस हैं इस कारण, और रिमलैंड जो है ये कहीं ना कहीं व्यापार को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमने एक पूरे थ्योरी को समझा जो है हर्टलैंड की थ्योरी। और ये हर्टलैंड की थ्योरी पहले आई थी तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगता था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 का आना इस हर्टलैंड थ्योरी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं वर्ल्ड वार 1 में अगर आप देखिएगा तो ये देखिएगा कि जो सेंटर का पावर था, सेंट्रल पावर जो है वो सेंट्रल की तरफ और ईस्टर्न यूरोप के तहत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ये आप पूरा पार्ट देख सकते हैं रशिया का। तो रशिया और जो नीचे वाले एरिया है कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर भड़का, किसके लिए? फॉर ईस्टर्न यूरोप, फॉर ईस्टर्न यूरोप। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ऐसे ग्रुप थे जिसमें ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल इन सेंटर एंड स्लेविक एलियंसेस ऑफ रशिया, ये 3 मेजर भूमिका में यहां थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं नाजी का अटैक, तो नाजी का अटैक फिर मेनली आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर वाले जो हर्टलैंड थ्योरी दी गई, तो हर्टलैंड के एरिया में ही नाजी का अटैक हुआ था। तो नाजी का अटैक भी पूरे विश्व में कब्जा करने के लिए ही था। आगे के थ्योरी में अगर हम वर्ल्ड वार 2 को देखते हैं तो वर्ल्ड वार 2 में आप देखिएगा कि कोल्ड वार हुए 2 ग्रुप के बीच में, कहीं ना कहीं ये पूरा पावर यूरोप की तरफ से ही बढ़ता, यानी जर्मनी के आसपास से आप देख सकते हैं कि पूरा जो है लैंड अटैक के लिए चारों तरफ गुट निकाले गए। क्यों? क्योंकि हर्टलैंड पे कब्जा करना उनका मेन मोटिव था। तो हर्टलैंड की थ्योरी जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा साबित होता है कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं
इनको ही हॉटलैंड को जीतने के लिए ही थी। आगे के हम इसमें देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं नाजी जर्मन को दिखाया गया, जर्मन ऑक्यूपेशन को दिखाया गया, एलियाइड हेल्ड एरियाज वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1991 से पहले ये पूरा एरिया यूएसएसआर का पार्ट था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रसिया जो है वो यूक्रेन को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। रसिया हमेशा चाहता था कि यूक्रेन हमारा पार्ट बना रहे, लेकिन भी 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है। आगे हम चीजों को देखेंगे, जैसे ये देखिए इसमें क्या है, इसमें दिखाया गया है यूएसएसआर, पूरे यूएसएसआर को, यही तो हॉटलैंड है। इसी पार्ट को मैकिंडर ने हॉटलैंड कहा। तो ये तो टूटा हुआ आपको पूरा यूएसएसआर दिख रहा है, लेकिन इसमें कुल 15 देश थे और 15 देश का यूनिफिकेशन एक कंट्री बनाता था, दैट इज यूएसएसआर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री या सबसे बड़ा एलियंस के रूप में आप देख सकते हैं। आगे की चीज में हम देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड दो गुट में लगभग बट गया। जो आप ईस्टर्न यूरोप देखिएगा और वेस्टर्न यूरोप देखिएगा तो ईस्टर्न यूरोप में आप मैक्सिमम सोशलिस्ट कंट्रीज को देखिएगा और जहां वेस्टर्न यूरोप में देखिएगा तो यहां पर आपको ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट कंट्री देखने को मिलेंगे। इसी कारण तो यूएसएसआर का जन्म हुआ। वो नहीं चाहते थे कि ये पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप को भी खराब करे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो गुट में पूरा वर्ल्ड, पूरा जो हॉटलैंड है वो बट गया, एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में वैसे कंट्री जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते थे और अभी भी वैसा ही करते, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते, और एक ईस्टर्न यूरोप जो मेनली बेस्ड है इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यूक्रेन का अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, ये आप देख सकते हैं रूस है, यूक्रेन है। तो इसका अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखते तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। यूक्रेन हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट से घिरा रहा है और कहीं ना कहीं उसके जमीन पे हमेशा ही आंच आती रही है। कोई ना कोई इस जमीन को हमेशा हड़पता रहा है, इवेजन करता रहा है। तो सबसे पहला इवेजन अगर हम देखते हैं तो 13th सेंचुरी का इवेजन देखते हैं जो मंगोल ने किया था। तो मंगोल का इवेंजन होता है 13th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में यहां आप देख सकते हैं पोलैंड और लिथुआनिया, ये दोनों ने अटैक करके यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसमें एक थ्योरी आती है, लेफ्ट बैंक थ्योरी, राइट बैंक थ्योरी। यही थ्योरी आप न्यूज चैनलों में देखते हैं कि लेफ्ट बैंक से अटैक किया गया, राइट बैंक। ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक क्या है ये भी हम समझते हैं। तो ये पूरा रसिया आप देख सकते हैं। तो आप ये चीज समझते हैं कि रसिया कभी भी यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। क्यों? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आ जाए। उससे पहले की अगर हम बात करें 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहला जो बड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मंगोल इन्वेशन के बाद, वो है पोलैंड और लिथुआनिया का इन्वेशन। तो इस इन्वेशन के बाद क्या होता है कि पोलैंड और लिथुआनिया का जो एरिया है वो नीपर नदी, यहां पर आप देख सकते हैं, ये नीपर नदी के वेस्टर्न साइड में, नीपर नदी के वेस्टर्न साइड के सारे एरिया को घेर देते हैं और इन्वेशन कर देते हैं, जो पार्ट हो जाता है पोलैंड और लिथुआनिया का। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें वार किए गए वो कैथरीन द ग्रेट के द्वारा किए गए। कैथरीन द ग्रेट 1793 में अटैक करते हैं और जो टोटल एरिया है पोलैंड लिथुआनिया का, जो लेफ्ट बैंक राइट बैंक, तो इसमें लेफ्ट बैंक राइट बैंक आप भी देख लीजिए, ये आपको जो देखने को मिलेगा लेफ्ट बैंक राइट बैंक। अब जब कैथरीन द ग्रेट का अटैक होता है रूस की तरफ से तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाता है और पूरे यूक्रेन को रसिया का पार्ट बना दिया जाता है। अगले स्लाइड्स में आप इस चीज को देख सकते हैं। ये देखिए नीपर नदी का एरिया, जो पार्ट पोलैंड और लिथुआनिया ने कैप्चर कर लिया, नीपर नदी के वेस्टर्न साइड्स को, और ईस्टर्न साइड अभी भी रसिया के ही कंट्रोल में था। कैथरीन द ग्रेट जब आते हैं तो इस पूरे एरिया को अपने एक पूरे क्षेत्र में ले लेते हैं, यानी पूरा यूक्रेन रसियाफिकेशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम चीज देखेंगे कैथरीन द ग्रेट के टाइम, तो वो क्या करते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आज एक लॉ जो है वो आग बन के
उफन पा रहा है। इसमें आप देखिएगा कि कैथरीन द ग्रेट ने क्या किया कि जो भी पार्ट थे नीपर नदी के बैंक में, जो भी पार्ट थे, यहां उन्होंने रसिया के लोगों को, रसियाफिकेशन इसको बोलते हैं, रसिया के लोगों का जमावड़ा शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि इनका जो यूक्रेन के पीपल का अपना एक आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी खोने लगा। वो आइडेंटिटी कैसे खोया कि यहां पर जब रसिया के लोग शिफ्ट होने लगे तो यहां के जो यूक्रेन के लोग थे उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनके कल्चर में परिवर्तन आया। तो इस तरह से आप देख सकते कि कैथरीन द ग्रेट का इन्वेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि ये पूरा यूक्रेन रसिया के अंडर में आने लगा, रसियाफिकेशन होने लगा। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम कोई कैथोलिक चर्च इसमें जो भी थे सबको तोड़ दिया गया या फिर पूजा की अनुमति खत्म हो गई। यूक्रेन के पीपल का कोई अपना आइडेंटिटी नहीं बचा। इसके बाद अगर हम बड़ा रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ें तो वो आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। के बाद आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये जो पार्ट आप पूरा देख रहे हैं, इस पार्ट में आप ओटोमन अंपायर को देख सकते हैं, साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा रसिया का एरिया जो सोशलिस्ट विचारधारा का था, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक विचारधारा के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं यूक्रेन का, वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगा। तो रसियाफिकेशन का होना नीपर नदी के आइदर साइड में था और आइदर साइड अभी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कब्जे में था। आगे हम देखेंगे तो इसमें आप रशियन रिपब्लिक को देख सकते हैं और इसी रशियन रिपब्लिक का पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसमें कहीं ये भी आता था, यूक्रेन भी आता था। इसके बाद डिनोमिनेशन होता है और यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो दो गुटों में ऐसी लड़ाई होती है जो रसियाफिकेशन कैथरीन द ग्रेट के होने के कारण ये पूरा पार्ट आगे बढ़ता है और इसकी अगुवाई कर रहा होता है रशियन सोवियत फेडरलिस्ट सोशलिस्ट यूनियन रिपब्लिक। ये क्या करता है कि कैप्चर करता है। जैसे आपने कैथरीन द ग्रेट का एक इवेशन देखा, कैथरीन द ग्रेट का इवेशन ही एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, जो एसएफएसआर है, रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये पूरे यूक्रेन पर इवेशन करता है और पूरे यूक्रेन के इवेशन के बाद लगभग 2/3 ऑफ द यूक्रेन को इन्होंने जीत लिया। जिससे क्या होता है कि जो भी पोलैंड और लिथुआनिया के एरियाज थे जिनको कैप्चर किया गया था, वो एरिया अब रसिया के कंट्रोल में आ जाता है, रूस के कंट्रोल में आ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ होम वॉर भी हुए और रेड आर्मी, इनको क्या कहा गया, जो रसिया से इंटर किए गए इनको बोला गया रेड आर्मी का इन्वेशन होता है और इसी के साथ पनपता है रसिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो आज हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रसिया जो पूरा एक कंट्री था, यूएसएसआर था, यूएसएसआर के 4 ऐसे प्रमुख ग्रुप्स थे जिनको जोड़कर पूरा एक यूएसएसआर बनाया गया था, जिसमें आप रशियन यूएसएसआर, रशियन एसएसआर देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसकेशियन सोशलिस्ट फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक देख सकते हैं, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देख सकते हैं और बेलारूस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देख सकते हैं। तो इन चारों को मिलाकर पूरा एक यूएसएसआर का जन्म हुआ था और ये यूएसएसआर का जो मेन कड़ी है, जो मेन अथॉरिटी है, जो इस पूरे चीज को संभालता था, वो था एसएफएसआर। तो एसएफएसआर के बारे में आपने इससे पहले स्लाइड में देखा कि किस तरह से एसएफएसआर का इन्वेशन, एक रेड आर्मी का इन्वेशन होता है यूक्रेन पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो थ्योरी थी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की, वो थ्योरी खत्म करके लगभग 2/3 पार्ट ऑफ द यूक्रेन इवेट कर लिया जाता है रसिया के द्वारा, जो कि एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था उसको खत्म कर देता है। पोलैंड का जो एक दबदबा था पूरे यूक्रेन पर, उसको खत्म कर देता है। साथ ही साथ इसका होना, कैथरीन द ग्रेट का आना, यूक्रेनियन पीपल के
पर्सनल आइडेंटिटी को भी खत्म करता है। तो इस तरह से हम एक बड़ा जो रेड आर्मी का इन्वेशन है वो सबसे बड़ा इवेंट देख सकते कि कैसे यूक्रेन पर रशिया ने कब्जा किया। और उसके बाद इस स्लाइड में आपने देखा कि किस तरह से यूएसएसआर 4 ऐसे एसएसआर से मिलकर बना था, चारों एसएसआर को आपने जाना। उसके बाद लेनिन आता है। लेनिन आता है तो लेनिन की किस थ्योरी है, और आप न्यूज़पेपर का यहां आर्टिकल देख सकते हैं, रेडियो एक्टिव रशियन डस्ट क्लाउड स्केप। उस समय भी जब रेड आर्मी का एवेशन होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को गिराया जाता है। ठीक, फिर से ये मैप आता है। इस मैप को हमने इस कारण फिर से लगाया कि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पता चले कि यूएसएसआर के विघटन के पहले ये था और लेनिन आने के बाद क्या आता है। तो लेनिन आता है तो उस समय बिगेस्ट कंट्री के रूप में यूएसएसआर उभरता है। इसमें रशियन एसएसआर और चारों के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन यूएसएसआर इस समय भी इंडिपेंडेंट नहीं था। यूएसएसआर किसके पूरे जो सिस्टम चलते थे वो यूएसएसआर पूरा यूनाइटेड सोवियत जो था उसके हिसाब से चलते थे। इसके बाद एक स्टालिन की पॉलिसी आती है, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी। तो कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी की अगर बात हम करेंगे तो इसमें बड़े जो फार्मर्स थे उसके बारे में दिखाया गया। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में दिखाया गया। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन इस कारण होता है ताकि हम जो कैथरीन द ग्रेट का रशियलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं यूक्रेनियन आइडेंटिटी को खत्म कर रहा था। इसके बाद की चीज को हम देखेंगे। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद यह मांग की गई कि रशिया को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाए। रशिया को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं वी आर यूक्रेनियन, वी आर यूरोपियंस एंड यूक्रेन, दैट इज ईयू। यानी ईयू का मतलब रखा गया यूरोपियन यूनियन एंड यूक्रेन को मतलब पार्ट बना दिया जाए, जिससे कि रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे दो सरकार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक प्रो रशियन सरकार और एक एंटी रशियन सरकार। तो पहले जो सरकार आई थी वो सरकार कहीं ना कहीं इसका अपोज करती थी और चाहती थी कि रशिया किसी तरह ईयू का सदस्य हो जाए। लेकिन जैसे ही स्टालिन का शासन आता है तो हम एक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी। इसमें आप देखेंगे कि जो छोटे किसान थे उनको बड़े बड़े फार्म्स में भेजे गए, जिससे कि यूक्रेन का जो डोमेस्टिक अफेयर्स था वो डिवास्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। और इसी तरह से आप देखिएगा तो पूरे यूएसएसआर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फेमाइन आता है। न्यूक्लियर स्केप के कारण यहाँ की जीडीपी, जितने जीडीपी थे यूक्रेन का उतना घाटा इसको होता है। जैसे इसके बारे में भी आपने एक पेपर के स्लाइड पर देखा था कि रेडियो एक्टिव क्लाउड स्केप होता है, इससे इनको जो घाटा होता है वो इनके जीडीपी के बराबर का घाटा होता है। और इसी तरह से प्रो रशियन, जैसे आपने देखा कि कैथरीन द ग्रेट का जो एक पॉलिसी था उस कारण रशियन इन्फ्लुएंस आने लगा। तो इन चारों यूएसएसआर में, इन चारों एसएसआर में जैसे ही रशियन इन्फ्लुएंस होता है तो रशियन इन्फ्लुएंस को कॉम्बैट करने के लिए यूएसएसआर का विघटन होता है और यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट जाता है, जिसमें आप देख सकते इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ऐसे 15 कंट्री में, और रशिया 15 कंट्री में यूएसएसआर टूट जाता है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जान गए। अब हम देखेंगे मेन इशू क्या है। मेन इशू है क्रीमिया का। तो यहां आप कंट्री देख सकते, क्रीमिया, ये यूक्रेन, ये रशिया। तो अब देखिए यहां सी ऑफ अजोव है और नीचे आप ब्लैक सी देख सकते। अब उस थ्योरी पे जाइए, रिमलैंड की थ्योरी में हमने देखा था कि जो भी निचले पार्ट को कवर करेगा वो पूरे समुद्र पे राज करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते कि अगर ये रशिया इस पार्ट को जीत लेता है, क्रीमिया के पार्ट को जीत लेता है, तो उसके पास सबसे बड़ा ये हो जाएगा
कि सी ऑफ अजोव, रसिया से जो रास्ते हैं वो यहाँ कर्च स्ट्रेट इसको बोला जाता है, ये है कर्च स्ट्रेट। ये कर्च स्ट्रेट के तहत पूरे ब्लैक सी पर भी कब्जा कर सकता है। तो इस कारण क्रीमिया को जीतना इनका मेन मोटिव था और ये क्रीमिया को एनेक्सचर भी कर लेते हैं। अब देखिए यूक्रेन जो है 1991 में ही एक अलग स्टेट या अलग कंट्री के रूप में आया, यूएसएसआर से विघटित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, 2004 का यह रेवोल्यूशन है, जिसमें यह बात बोली गई कि रसिया को, ये यूक्रेन को ईयू का पार्ट बना दिया जाए। और हमने एक बात कही कि दो तरह के पार्टियां हैं, एक एंटी रशियन, एक प्रो रशियन। तो एंटी रशियन गवर्नमेंट का बात किया जाए तो विक्टर युश्चोको करके एक प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एंटी रशियन विचारधारा के होते हैं। तो एंटी रशियन विचारधारा के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑरेंज रेवोल्यूशन कराने के लिए अग्रसर होते हैं, लेकिन इनकी सरकार गिर जाती है और फिर जो सरकार आती है वो रशियन सपोर्टर सरकार आती है, यानुकोविच। तो सबसे बड़ा जो आप नाम सुनेंगे जिस कारण से ये पूरा वार हो रहा है, दो लोगों का नाम, पहला कैथरीन द ग्रेट, दूसरा यानुकोविच। यानुकोविच बनते हैं 2010 से लेकर 2014 तक वहां के प्रेसिडेंट रहते हैं और ये रशियन, प्रो रशियन गवर्नमेंट बनती है। इसी के साथ जो मांग हो रही थी, जो ऑरेंज रेवोल्यूशन का मांग हो रहा था कि पूरे यूक्रेन को ईयू का पार्ट बना दिया जाए, उस जो दस्तावेज थे उनको यानुकोविच ने साइन नहीं किया। मींस ईयू का जो मैटर था, ऑरेंज रेवोल्यूशन जिस कारण किए गए, वो पूरा ऑरेंज रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है 2010 से लेकर 14 के बीच में, जिस कारण से यहां प्रोटेस्ट होता है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर करके वहां जगह है यूक्रेन में, वहां इस तरह के घटनाएं होती हैं। वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग मिलकर इसका प्रोटेस्ट करते हैं। और इसी तरह से ईयू का जो मर्जर है, ईयू जो मिलाना चाह रहा था यूक्रेन को, इसको खत्म कर दिया जाता है। तो दो नाम आप याद रखिएगा, पहला कैथरीन द ग्रेट, दूसरा यानुकोविच। यानुकोविच कैसे हैं? ये रशियन सपोर्टर गवर्नमेंट इनकी बनी थी। तो ये भी आप समझ गए कि किस तरह से रिमलैंड पे कंट्रोल होना किसी का समंदर पे कंट्रोल होना दर्शाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नीचे हम देखेंगे तो जैसे ही रसिया ने इस पे वार किया, रसिया ने यूक्रेन पे वार किया, तो सबसे पहली घटना जो हुई वो हुई कि G8 कंट्री से रसिया को हटा दिया गया। G8 कंट्री से रसिया को हटा दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम, रसिया पहले था G8 का मेंबर, अब G7 कंट्रीज हो गए हैं। क्यों? रसिया को G8 के मेंबर से हटा दिया गया। कब? तो यानुकोविच के सरकार के टाइम ही। अभी G8 कंट्री में, तो G8 नहीं, अब हो गया है ये G7। तो G7 कंट्री में आप देख सकते हैं यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस। ठीक है, आगे हम नाटो इशू के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। ये आप जान रहे हैं। अब जब ये मैटर होता है कि यानुकोविच की सरकार आती है, तो दो ऐसे स्टेट्स रसिया के जो ये मांग कर रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। इस कारण बना दिया जाए क्योंकि पहले से ही रशियन इन्फ्लुएंस यहां पर आ चुका था। यहां के जो लोग हैं ये रसियाफिकेशन के टाइम ही यहां पर जो आपको लोग दिखेंगे ये ज्यादातर प्रो रशियन दिखेंगे, और नाइगर रिवर के अदर साइड्स में आप देखिएगा तो उधर आपको ज्यादातर यूक्रेनियन लोग देखने को मिलेंगे। तो इस पार्ट को कहा गया, इसमें आप दो ऐसे स्टेट्स को देख सकते हैं। पहला स्टेट्स है डोनेट्स्क एंड दूसरा लुहांस्क। ये दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करने की मांग को बढ़ाया गया यानुकोविच की सरकार में। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब इनकी मांग बढ़ी तो इस तरह से रसिया इसमें अटैक कर सकता था। क्यों? क्योंकि यहां प्रो रशियन लोग थे और 2014 में मांग की गई कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए, लेकिन यानुकोविच की सरकार ने इसको इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया। बाद में 2022 में हम देखते हैं तो इस पूरे एरिया को रशियन का जो ये है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट है डोवास, वहां से इन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाता है। 2014 में ही हम देखेंगे तो जो क्रीमिया है
उसको रसिया ने एनेक्सर कर लिया। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड यानुकोविच का खत्म होने वाला टाइम है। जैसे ही क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है यानुकोविच की सरकार भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फरवरी 2014 तक रसिया ने क्रीमिया पर एनेक्सर कर लिया था। अब रसिया के पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि वो यूक्रेन में वार कर सकता है। पहला पॉइंट है द ईस्टर्न बॉर्डर, जो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर है, साथ ही साथ क्रीमिया एनेक्सचर के बाद सी ऑफ अजोव और सी ब्लैक सी दोनों पे आधिपत्य हो जाता है रसिया का। साथ ही साथ द साउदर्न बॉर्डर से वो नाइगर रिवर के आइदर साइड पे जा सकता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं अब यूक्रेन को दो साइड से घेरा जा सकता है, फ्रॉम ईस्टर्न बाउंड्री एंड साउदर्न बाउंड्री। आगे हम देखेंगे क्रीमिया का मैटर, तो 1783 की बात करेंगे। तो 1783 में रसिया जो है वो इन्वेड किया था क्रीमिया। अगर हम देखते हैं तो 1793 में ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और रसिया ने ही इन्वेड करके इसको यूएसएसआर का पार्ट, रसिया का पार्ट बनाया था। यानी क्रीमिया पहले रसिया का ही पार्ट था 1793 में। और 1954 की बात करें तो एसएफएसआर के बारे में आपने पढ़ा, तो एसएफएसआर ने इसको हैंडओवर कर दिया टू यूक्रेन। फिर बाद में 2014 में क्रीमिया को फिर से रसिया ने एनेक्सर किया और जैसे ही क्रीमिया ने एनेक्सर किया इसके G7 की G8 की जो ये थी भागीदारी थी, पार्टिसिपेशन था, उसको रद्द कर दिया गया। तो डोबास के बारे में भी आपने पढ़ लिया, जिसमें दो कंट्री डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया। ये लेनिन का सेटलमेंट का ही कहीं ना कहीं आपको एक आफ्टरमैथ देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा 2 साल बाद जो डूमा है रसिया का पार्लियामेंट, उसने इसको 2022 में दोनों स्टेट्स को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जबकि ये पार्ट यूक्रेन का था, फिर भी वहां का पार्लियामेंट, रसिया का पार्लियामेंट डूमा ने इसको इंडिपेंडेंट घोषित किया। अब हम आगे के चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दो पार्ट आपको दर्शाए गए हैं, दो पार्ट दर्शाए गए हैं। इसमें वो पार्ट है, एक पार्ट आप देखिएगा यूएसएसआर, एक पार्ट आप देखिएगा यूएसएसआर और एक पार्ट आप देखिएगा वैसे कंट्रीज जो नाटो के सदस्य हैं, जो नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो के सदस्य जो आपको देखने को मिलेंगे वो मेजर जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो। अब क्या है कि यूक्रेन चाह रहा है कि वो नाटो की सदस्यता ले, यूक्रेन का हमेशा से मांग है कि वो नाटो की सदस्यता ले। साथ ही साथ जेलेंस्की जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, मेन जो ये बात उठी ये पुतिन के टाइम पे उठी। क्यों? जब पुतिन इसके मेंबर हो जाते हैं तो पुतिन किसी भी तरह से क्रीमिया का एनेक्सर नहीं छोड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर यूनिवर्सल कोई ऐसे डिक्लेरेशन होते हैं उनको भी वो मानने को इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये यूक्रेन रसिया का ही पार्ट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जेलेंस्की जो है वो खुद ब खुद बिना किसी लीगल नोटिस से अपने आप को डिफैक्टो मेंबर घोषित कर देते हैं नाटो का। और यहीं से एक केस उभरता है कि क्या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दी जानी चाहिए। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है तो जितने कंट्रीज हैं नाटो के सब मिलके यूएसए के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो इस कारण से यूएसए के लिए एक थ्रेट की बात है कि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता है तो। दूसरी बात कि अगर नाटो की सदस्यता लेनी हो तो नाटो की जितने भी कंट्रीज हैं उनका अप्रूवल चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं जर्मनी, हंगरी वगैरह नहीं देना चाहता नाटो का, इनको मेंबरशिप नहीं देना चाहता, जिस कारण इनको नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बाल्टिक कंट्री जो हैं, यहां पर जो बाल्टिक कंट्री वगैरह आपको दिख रहे हैं, इन कंट्री का नाटो का सदस्यता होना भी रसिया के लिए थ्रेट है। क्यों? क्योंकि नेबरिंग कंट्री ये हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को न मिलना रसिया के लिए फायदेमंद चीज है। और इसी के साथ ये वार बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ा। नाटो की सदस्यता क्यों नहीं मिली? क्योंकि सारे देशों ने इसको अप्रूव नहीं किया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 2022 में जो डूमा है
उसमें दो ऐसे कंट्रीज थे, दो ऐसे स्टेट्स थे यूक्रेन का, जिसको इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। दोनों स्टेट्स के नाम लिखे हुए, लुहांस्क एंड दोनेत्स्क। और इसी के साथ जो वार हुआ, ये वार कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। तो ये वार के बारे में आपने शायद एक पूरी जानकारी रखी। जो 2 साल से वार चल रहा है, ये वार फर्स्ट आप समझ सकते हैं कि जिसका कंट्रोल होगा रिमलैंड पे, वो पूरे समंदर पे राज करेगा। तो यूक्रेन का ब्लैक सी और एजोब सी का बीच का एक कनेक्टर होना एक बहुत बड़ी बात है। क्रीमिया का एनेक्सचर होना, साथ ही साथ नाइगर नदी के आइदर साइड पे रसियाफिकेशन वगैरह, एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिस कारण से ये वार उभरा। तो अब अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रंप और जेलेंस्की की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर इस तरह की बात की गई कि अब रसिया यूक्रेन वार का पेस धीमा हो गया और धीरे धीरे ये वार अंतिम कगार पर है। तो जैसे कि भारत है, तो भारत इसमें क्या स्टैंड रखता है? तो भारत आप देख सकते हैं कि रसिया का नियर फ्रेंड है। साथ ही साथ भारत हमेशा अप्रोच रखता वसुधैव कुटुंबकम का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो अप्रोच है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच है, रसिया के साइड भी और साथ ही साथ यूक्रेन के साइड भी। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए क्योंकि उन्होंने यूक्रेन का एनेक्सचर किया। तो यूक्रेन का एनेक्सचर के बाद ब्लैक सी में जितने भी मार्केटिंग किए जा रहे थे रसिया को, उसको प्रोहिबिट किया गया। लेकिन इंडिया का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। इंडिया दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा देखता है वसुधैव कुटुंबकम का एक अप्रोच के साथ। इसी के साथ शायद एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच आपको पता चला होगा हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ अभी जो चीजें चल रही हैं पार्लियामेंट्री, क्या ऐसी गतिविधियां हुई जो रसिया यूक्रेन वार को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।